गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप में से काफ़ी लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं या काफ़ी लोगों तक मैसेज पहुंच गया है। जिन तक नहीं पहुंचा होगा उन तक आप पहुंचा दीजिएगा। और काफ़ी लोग उसमें मुझसे पर्सनली मैसेज करके मोबाइल पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने ग्रुप के लिए, उसमें पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में ही बता दिया था, हम लोग का एक ग्रुप है। सारे बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम अच्छा खासा निकाल के अपना इंजीनियरिंग या मेडिकल जो भी करना था वो कर चुके हैं। और हम लोगों ने ऐसे ही इस लॉकडाउन में, हम लोग कोचिंग फील्ड में काफ़ी पहले से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लॉकडाउन में हमने सोचा, क्योंकि हमारे ग्रुप के ये जो भी मेंबर्स हैं ये लोग हिंदी मीडियम से 12th पास आउट हैं, तो हमने सोचा कि यूपी बोर्ड के बच्चे या बिहार बोर्ड के बच्चे जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो भी हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को घर तक कैसे सही चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं। क्योंकि अभी तो आप लोग घर से रह के तैयारी करने वाले हो। ये लॉकडाउन कब चलेगा, मई अंत में या जून के शुरुआत में कब जेईई मेंस होगा, या आप अगर अगले साल के जेईई मेंस के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन का लेवल जेईई में थोड़ा बढ़ता है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं हर चैप्टर की वो सेम है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, जेईई मेंस अगर इस समय 9 लाख बच्चे दे रहे हैं तो नीट का एग्ज़ाम 15 लाख के आसपास बच्चे दे रहे हैं। तो उस 15 लाख में से अगर आप लोग देखोगे ना, तो काफ़ी बच्चे, लगभग 50-60 हज़ार बच्चों की बायो केमिस्ट्री तो लगभग इक्वल होती है। तो उनमें अच्छी रैंक को कौन डिसाइड करता है? वो फिजिक्स करता है। इसलिए पहले तो आपको बायो पढ़ना होगा। मैं नीट के बच्चों की अगर बात करूँ तो नो डाउट ऑफ बायो पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन अगर आप बायो के साथ ये सोच रहे हो कि मुझे 5,000 में आना है, तो 5,000 रैंक के अंदर या डॉक्टर बनने की जो इस देश में आप सोच रहे हो, वो जब तक आप फिजिक्स को समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि याद करके जो क्वेश्चन आते थे, पिछले 10 साल का पेपर लगा लिए तो मेरा अब अगले साल हो जाएगा, वो वाला मेथड एनटीए ने ख़त्म कर दिया है। एनटीए मतलब जो संस्था आपका पेपर लेती है, उन्होंने कर दिया है कि वो हर साल क्वेश्चन बदलते हैं। इवन जेईई मेंस के बच्चों को देखोगे तो एक साल में उनके 8-8 10-10 पेपर होते हैं जनवरी में, और वैसे ही होंगे अभी। तो उनके पास पेपर्स की कमी नहीं है। तो अब ये नहीं होगा कि पहले के क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो हमेशा नया क्वेश्चन पूछेंगे, और उन सवालों को आप तभी कर पाओगे जब आप समझे रहोगे। तो मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो मैं फिजिक्स आपको समझा के पढ़ाऊँगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। फिजिक्स में आप चीज़ों को जब सोचना शुरू करोगे, जैसे मैं कहूँ कि बस रोड पे जा रही, तो अब ये नहीं कि आपके दिमाग में बस शब्द छपे। आप एक कल्पना करो कि आपके आसपास के किसी रोड पे कोई बस जा रही है। तो ये जब आप उसकी विजुअल कल्पना करने लगोगे ना, यहीं से बस समझने की शुरुआत होगी, और आगे की चीज़ें तो मेरे साथ आसान हो जाएंगी। अगर अभी तक आप फिजिक्स या भौतिक विज्ञान नहीं समझ पा रहे थे, या आपका मन नहीं लगता, तो इसके लिए एक कोट है, एक विचार है कि अगर आपका भौतिक विज्ञान में मन नहीं लगा, इसका मतलब आपने उसे एक अच्छे टीचर से पढ़ा ही नहीं है। वरना ये कह सकते हो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये हमारे आसपास देखने वाली चीज़ों के बारे में हमारी हर जिज्ञासा को बताता है, ठीक है। तो मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक काउंसलर हूँ जो आपकी सहायता करूँगा। फ़िलहाल अगर मेरी बात की जाए तो मेरा नाम है अजीत शंकर राय। मैं 2002 में आईआईटी निकाला था, 2006 में आईआईटी बीएचयू से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हूँ, और उसके बाद से 1 साल बाद से ही मैं इसी फील्ड में आ गया। मैं फिजिक्स में बच्चों की सहायता करता हूँ। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम की तैयारी करते हैं, मैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। लेकिन चूंकि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूँ, तो अब तो उतने शब्द याद नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देख के मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आप तक घर पे बैठे बैठे इन चीज़ों को पहुँचा पाऊँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कंपटीशन पर्पज़ से शुरू किया है कि कंपटीशन की सहायता करो। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी है कि जुलाई से मैं कोशिश करूँगा कि जो बच्चे इस साल 11वीं या 12वीं में होंगे, उनको भी उसी समय से मैं हिंदी में सही चीज़ें उपलब्ध करा दूँ। ये मेरा विचार है अभी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा करना सही रहेगा या नहीं। और प्लीज़ अपने आसपास के बच्चों को, जो भी यूपी बोर्ड के होंगे, आप इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएँ या जान पाएँ। ये कहीं ना कहीं उनकी या आपकी सहायता के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अभी हमारे से काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास। ये पूर्वी यूपी के, पश्चिमी यूपी के, कुछ बिहार के भी इलाकों के। तो बच्चे इसमें धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। मेन जो मकसद है वो ये है कि हिंदी माध्यम के बच्चे मेहनत ज़्यादा करते हैं, उन्हें मैथ की नॉलेज ज़्यादा होती है, तो फिर ये क्या हो जा रहा कि वो कंपटीशन में वो टॉप नहीं कर सकते। तो मेरा इस चैनल को खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि अगले सालों में कभी ना कभी जो जेई का या नीट का या किसी एग्ज़ाम का टॉपर हो, वो सीधे यूपी बोर्ड का भी हो।
ठीक है। मैंने जब एग्ज़ाम निकाला था मेरी यूपी सीट में, यूपी सीट उस समय एग्ज़ाम होता था 2002 में, उसी से अभी जो एनआईटीज़ है ना, इसमें पहले यूपी सीट के थ्रू ही एंट्रेंस होता था, तो यूपी सीट एक अच्छा और बड़ा एग्ज़ाम माना जाता था। अब तो उसमें उतने कॉलेजेस नहीं हैं, तो उसमें मेरी अंडर 100 रैंक आई थी। AI ट्रिपल ई होता था, उसमें मेरी 463 रैंक आई थी। ठीक है। जो जेई हुआ था इसमें 2000 के आसपास रैंक आई थी। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। मैंने उन एग्ज़ाम को भाग लेके निकाला है। इनकी इतने सालों में जो बदलाव हुए उनको भी मैंने देखा है। तो मेरा मकसद है कि ये सारी चीज़ें अगर आप तक अभी पहुंच जाएं और इसके बाद आप तैयारी करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी कुछ सहायता करेगा। और वो सहायता बस ये फ्री में मैं करना चाहता हूँ कि आप लोगों का भविष्य भी और उज्जवल हो और आप जिस मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर सफल हों। बस यही मेरा मकसद है। इसके लिए फ़िलहाल इन लेक्चर्स के लिए या किसी के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना, ये फ्री रहेगा। दूसरी चीज़, कई जगह बीच बीच में ऐड आ जाते हैं। अब वीडियो या गाना देख रहे हो यूट्यूब में, बीच में ऐड आ गया तो मैंने ऐड भी बंद करवा रखा है यहाँ पे, कि ऐसा ना हो कि मैं कोई लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपका पढ़ने में मन लगा हुआ है, तब तक वहाँ कैटरीना कैफ आ गई शैम्पू का ऐड करने और आपका दिमाग उधर चला गया, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे हमने ऐड को बंद कर रखा है, क्योंकि मकसद है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। क्यों? क्योंकि टॉपर चाहिए हिंदी मीडियम से। हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ लड़का, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, हिंदी माध्यम से पढ़ के भी कोई टॉपर निकले, चाहे वो नीट में निकले, चाहे जेई मेंस में निकले, चाहे यूपी-ट्यू में निकले, इन एग्ज़ाम्स के जो टॉपर हों यूपी हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हो पाए। ठीक है। तो अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। आपने पिछला लेक्चर ज़रूर देख लिया होगा, नहीं देखे होंगे तो वो चैनल पे जाके देख लीजिए। 3 लेक्चर की सीरीज़ है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए। फिलहाल मैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के बारे में ही उनमें बताया हूँ। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी आपको कुछ दिनों में अलग से वीडियोस मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम भौतिक विज्ञान में, आप उन तीनों वीडियोस को देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप आके पढ़ाई अपनी शुरू करिएगा, कि आपको पता रहे कि पढ़ाई का अटेम्प्ट हमें कैसे शुरू करना है या किन किन चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसा मैंने तीसरे वीडियो के लास्ट में बताया था, मैं आज थर्मोडाइनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी जो चैप्टर होता है वो शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था स्केलर फॉर्म होता है, दिशा वगैरह नहीं देखनी होती तो सवाल थोड़े इजी हो जाते हैं। ज़्यादा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कैलकुलेशंस का पार्ट नहीं होता और ग्राफ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं। तो कह सकते हो इस पे क्वेश्चन का जो लेवल होता है, चाहे जेई मेंस में हो चाहे नीट में हो, वो ईजी से मीडियम के बीच होता है। बहुत हाई लेवल के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें आप दूसरे चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा मिला नहीं पाते हो। थोड़ा बहुत स्प्रिंग का सिस्टम मिलेगा, वो भी लास्ट में जाके। तो जब दूसरा चैप्टर नहीं मिलता है, एक अकेले चैप्टर से सवाल होता है, तो वो आसान सवाल होता है। तो इसलिए मैं पहले इस पार्ट को कवर करूंगा। अगर आप बात करो तो जेईई मेंस में 25 में से 3 से लेके 4 क्वेश्चन इस ब्रांच से होंगे। अगर आप कोई भी 45 से 50 से क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप ये यकीन मान के चलो कि 7 से लेके 9 क्वेश्चन इससे ज़रूर रहेंगे। ये पूरा जो डिवीज़न है, तो हम पहले इसी डिवीज़न को आपको पढ़ाएंगे हर एक दिन के बाद, क्योंकि मुझे खुद से ही लेक्चर्स को अपलोड करना, एडिट करना, ये सब करना पड़ रहा है। जब लॉकडाउन अगर ख़त्म हो गया तब तक आपके पास हर दिन लेक्चर पहुँच जाएंगे, लेकिन जब तक लॉकडाउन है मैं एक दिन के गैप पे आप तक ये लेक्चर्स पहुँचाता रहूँगा। इसके बीच में जब लेक्चर होगा तो YouTube में अगर आप नीचे देखोगे तो उसमें लिंक भी मैं दे दूंगा, जैसे कुछ किताबें, जैसे जो भी हिंदी माध्यम की अच्छी किताबें आ चुकी हैं उसमें जो जो मेरे पास हैं उनका लिंक, जिससे आप सीधे मोबाइल में डाउनलोड कर पाओ, चाहे वो कई साल के पेपर्स हो, चाहे अच्छी किताबों का हिंदी संस्करण हो। ठीक है। तो ये ऐसे बहुत लीगल तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो लोग बुक छापे हैं इसलिए कि आप खरीदो, उनकी कमाई हो पाए, लेकिन कुछ हद तक जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको मुफ्त में उपलब्ध करा दूंगा कि आप घर बैठ के आसानी से पढ़ सको। अभी दुकानें खुली नहीं हैं तो आप क्या करोगे, कैसे किताब खरीदोगे? तो क्या ये समय आप ऐसे ही बर्बाद होने दोगे? नहीं, ये समय भी हमारे लिए मूल्यवान है और हमें पढ़ना है, इसलिए वो मैं हर 1 या 2 दिन पे आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा। करना आपको ये है कि जिस चैनल पे ये जा रहा है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उसी पे वीडियो और लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। जिन पे हिंदी लिखा होगा वही आपको, आपके लिए है, जिन पे हिंदी लिखा होगा वही आप लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लेक्चर अलग से जाते हैं। तो हिंदी वाले ही आप देखना, उसी में आपकी किताबों के लिंक या आपके लिए जो वीडियोज़ होंगे वो रहेंगे। ठीक है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, अगर चाहते हो कि ये लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाए, आप अपना जो नंबर है
अपने नंबर से हमें व्हाट्सअप कर दो अपना नाम और अपना ब्रांच कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हो। कुछ बच्चे BHO BSc तक ही अपने को सीमित रखेंगे, कुछ बच्चे UPTU तक जाएंगे, कुछ बच्चे नीट के जाएंगे, कुछ बच्चे JEE मेंस के होंगे। तो सबका मटेरियल तो अलग अलग होगा। जो थ्योरी का पार्ट है ये सबका सेम होगा, लेकिन मटेरियल तो अलग अलग होगा। तो वो मैं उन तक डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि सीधे आप तक लिंक चला जाए व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के थ्रू। लेकिन ब्रॉडकास्ट उन्हीं तक जा पाता है जिनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव होगा। तो मेरा जो नंबर है, ये नंबर आप अपने मोबाइल में कोचिंग या जो भी आपको अच्छा नाम समझ में आए उस नाम से आप सेव कर लो, ठीक है। और मैं नॉर्मली शाम को, अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन रहेगा तो जिस समय मैं भेजूंगा पर्सनली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप में नहीं भी जुड़े हो तो आपका नंबर अगर मेरे पास आ गया और उस नंबर पर मैंने ब्रॉडकास्ट किया है तो आप तक लिंक पहुंच जाएगा। बाकी आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो जो भी नोटिफिकेशन जाएगा उससे वहाँ का वीडियो तो आप देख ही लोगे। तो फिलहाल ये चीज़ें थी जो आपको समझ आ गई होंगी। अब हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं जो मकसद है पढ़ाई का, ठीक है। तो हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मागतिकी में जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी में हम ऊष्मा या हीट के बारे में ही पढ़ते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। आज इन दो चीज़ों को समझेंगे और मेरी पढ़ाई से आप समझोगे कि फिजिक्स को हमें कैसे समझना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ मैं दोनों शब्द लिखा करूँगा जिससे आप धीरे धीरे इंग्लिश से भी फेमिलियर होते जाओ। हमें कोई बर्डन नहीं देना है, लेकिन कुछ तो ऐसे शब्द ही हैं जो हमारे आसपास भी इंग्लिश में ही हैं। तो उसी तरह से बस इनको आदत में लाना है। मैं आपको रटने के लिए नहीं कहूँगा, आदत में लाने के लिए। और मैं आपको दोनों शब्द बताता चलूँगा तो उसकी तो आदत आपको बहुत आसानी से पड़ जाएगी। तो पहले हम ये समझते हैं कि ऊष्मा और ताप क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर हम पहले जाएँ चीज़ों को समझने में, तो शुरुआत में क्या था कि हम लोग ये समझते थे कि जो रोशनी आ रही, कहीं गर्मी आ रही है, कोई दौड़ रहा है, ये सारी चीज़ें अलग अलग कारणों से हो रही हैं। इन सब की वजहें अलग अलग हैं, ठीक है। पानी का उबलना एक अलग कोई काम है, रोशनी का आना एक अलग काम है। मुश्किल से 300-400 साल पहले जाके हमें ये समझ में आया कि ये सब के सब आपस में जुड़े हैं एक चीज़ से, जो क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। और एनर्जी का ही एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में देखोगे तो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के बगल में बैटरी रखी होगी। उस बैटरी में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। जब वो बैटरी इन्वर्टर से गुजरती है तो वो विद्युत एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदली। उसी विद्युत ऊर्जा से जब आप बल्ब जला रहे हो तो बल्ब में कौन सी है? लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा। पंखा घूम रहा है तो पंखे में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, चल रहा है ना। अगर आप उससे प्रेस करने लगो कपड़ा या हीटर जला लो तो जो हीटर में हमें ऊर्जा मिल रही वो अलग ऊर्जा है। तो वही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली और विद्युत ऊर्जा कहीं गतिज ऊर्जा, कहीं प्रकाश ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जाओं में बदल रही है। तो ये सारी ऊर्जा क्या है? एक ही एनर्जी के पार्ट हैं, अलग अलग रूप हैं और हम एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। तो ये मान लो कोई ऊर्जा है ए, ये है बी। ऊर्जा यानी एनर्जी, इतना तो सबको पता है। तो ये एनर्जी ए से एनर्जी बी में अगर बदलाव देखा जाए तो ये बदलाव अलग अलग तरीकों से होते हैं। जैसे इन्वर्टर क्या है? एक मीडियम बनता है रासायनिक ऊर्जा को डीसी में और डीसी को फिर एसी में चेंज करने के लिए, ठीक है। बैटरी जो है उसने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला, लेकिन वो डीसी होती है। डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर करता है। जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तो वहाँ डीसी एसी ये सब आप पढ़ोगे। बस ये तो समझ गए कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है अलग अलग चीज़ों की सहायता से। तो ऐसे ही एक ऊर्जा को बदलने की प्रक्रिया होती है कार्य, ठीक है। आपको मैं ये क्यों समझा रहा? क्योंकि आप में से कई लोगों को लगता है कि जो ऊष्मा है ये ऊर्जा है। कई जगह इवन एनसीईआरटी में भी देखोगे तो ये लाइन लिखी है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रकार है। तो ये डेफिनेशन गलत है, ये आप अभी से क्लियर कर लेना। ऊष्मा खुद में ऊर्जा नहीं है। अब इसको हम समझेंगे कि यहाँ पे इस लाइन में गलती क्या थी। आप इसको, जहाँ मैं था वहाँ से चलते हैं। एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने का ही एक तरीका होता है कार्य। तो हम ये नहीं कहते हैं कि कार्य ऊर्जा है। कार्य ऊर्जा नहीं है,
कार्य क्या है? एक माध्यम है एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने का। ये कैसे बदलता है? जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, ये मार्कर यहाँ पे है, इस ऊंचाई पे रखा है, स्थिर है, तो अभी इसमें गतिज ऊर्जा तो नहीं है क्योंकि रुका हुआ है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही, लेकिन ये यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जब मैंने इसको छोड़ा, ये नीचे गया, तो ये जब नीचे जा रहा है तो जाने के लिए चलना शुरू कर रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आ रही? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदल रहा है? ये बदल रहा है mg। इस मार्कर पे जो नीचे की तरफ mg बल लगा है, इस mg बल ने विस्थापन कराया, और जहां बल और विस्थापन दोनों हुआ वहां क्या हुआ? कार्य। और इस कार्य ने क्या किया? इस कार्य ने हमारी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल दिया? गतिज ऊर्जा में। ये समझ गए? तो क्या आप कहोगे कि कार्य ऊर्जा है? कार्य ऊर्जा नहीं है, कार्य एक माध्यम है ऊर्जा के परिवर्तन का। और ये जो माध्यम है, इसको यानी कि कार्य को हम कहते हैं यांत्रिक माध्यम, यानी इंग्लिश में कहेंगे मैकेनिकल मोड। तो मैकेनिकल मोड से अगर हमें किसी ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलना है तो उसका ये तरीका होता है, यानी हम कार्य की सहायता से ऊर्जा को बदल देते हैं। लेकिन अगर हम कार्य नहीं कर रहे और तब भी अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा हो, ठीक है, या ऊर्जा बदल रही हो, तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते थे। तो जैसे कार्य एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है, ऐसे ही ऊष्मा भी खुद में ऊर्जा नहीं है, लेकिन ये किसी वस्तु के ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। मोड ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या होगा? स्थानांतरण का तरीका। किसके स्थानांतरण का? ऊर्जा के। तो ऊर्जा के स्थानांतरण का तरीका क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा एक माध्यम है ऊर्जा के स्थानांतरण का। तो ये जो माध्यम है इसको हम कहेंगे अयांत्रिक। ये कैसे तरीके थे? मैकेनिकल मोड थे। ये कैसा है? नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक। अयांत्रिक का मतलब क्या है? इसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, बिना कार्य किए ही ऊर्जा एक से दूसरे में चली जाएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक तरीका है ऊर्जा के स्थानांतरण का, लेकिन ये खुद क्या है? ये खुद ऊर्जा नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाऊं और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का प्रवाह होने लगे, तो ये जो प्रवाह होगा ये कई तरह से हो सकता था। इसमें से एक प्रवाह ऐसा देखा गया कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस संपर्क में रख देते हैं और ऊर्जा एक से दूसरे में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ तो कुछ कार्य करना पड़ता था, यहाँ ये खुद प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो खुद यानी अयांत्रिक तरीके से जो प्रवाह था, ये क्यों होता था या कैसे होता था, इसको समझा गया। तो ये जो अयांत्रिक प्रवाह होता था, इसी को क्या कहा गया? ऊष्मा, एक से दूसरे में जाना। अब शुरू में लोगों को ये लगा कि ऊष्मा का एक से दूसरे में जो स्थानांतरण होगा वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ऊष्मा ज्यादा से कम की तरफ जाती है। ठीक है, अब यहाँ गलती ये हो गई, या यहाँ लोगों को बाद में ये समझ में आया कि ऊष्मा के स्थानांतरण का उस वस्तु की कुल ऊष्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुल ऊर्जा जो है वो तो एक अलग चीज है। तो उन्होंने काफी समय सोचा कि आखिर कौन सी चीज है जो ऊष्मा को एक से दूसरे वस्तु में ले जा रही। तो उन्हें अभी जाके 150-200 साल पहले ये पता चला, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। हम क्या कहते हैं? ताप। तो ये जो टेम्परेचर या ताप है ना, ये वो भौतिक राशि है जो डिसाइड करती है कि ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा। ये ध्यान दीजिए, ऊष्मा खुद में तो ऊर्जा थी ही नहीं, तो इसका प्रवाह खुद ये डिसाइड नहीं कर सकती थी। अगर ऊर्जा में जाएं तो ये किस वस्तु से किस वस्तु में आएगी, ये ज़्यादा या कम ऊर्जा पे भी निर्भर नहीं करता। तो आखिर ये ऊष्मा का प्रवाह किस पे निर्भर करता है? तो एक नई भौतिक राशि बनाई गई जिसको क्या कहा गया? ताप। और ये हमें पता चला कि ये ताप ही वो भौतिक राशि है जिसके बारे में
पिछले 1500 सालों से हम जानते ही नहीं थे। मुश्किल से 200-300 साल पहले हम इसके बारे में जान पाए हैं, लेकिन यही वो छुपी हुई चीज़ है जो ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करती है। ये नहीं होगा कि ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ चला जाएगा। नॉर्मली चीज़ें क्या होती हैं नेचर में कि हर चीज़ का प्रवाह ज़्यादा से कम की तरफ होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन यहाँ ये ज़्यादा से कम की तरफ नहीं होता, इसे कोई और निर्धारित करता है। तो ऊष्मा के प्रवाह को ऊर्जा निर्धारित करती है, कुल ऊर्जा निर्धारित करती है, या कोई और भौतिक राशि? तो हम कहेंगे कोई और भौतिक राशि निर्धारित करती है। वो भौतिक राशि क्या है? वो टेम्परेचर है। समझ में आया? जैसे आप एग्जाम्पल समझो, मान लो एक हाथी और एक चींटी हो। हाथी जो है वो नॉर्मल है और चींटी को हो गया है बुखार। तो चींटी, अगर कल्पना करिए, चींटी अगर हाथी के पीठ पे बैठी हुई है तो क्या उस चींटी की कुल ऊर्जा हाथी की कुल ऊर्जा से ज़्यादा है? नहीं है। लेकिन तब भी अगर चींटी को फीवर है, बुखार है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऊष्मा का स्थानांतरण किससे किस में होगा, तो क्या कहोगे? हाथी से चींटी में होगा? नहीं, चींटी से हाथी में आएगा। क्यों? क्योंकि चींटी को फीवर है, चींटी का टेम्परेचर ज़्यादा है, और ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है? ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। तो ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित कौन करता है? टेम्परेचर। ऊष्मा क्या खुद ऊर्जा है? नहीं, ऊष्मा सिर्फ वो है जो एक से दूसरे में जाएगा। किसकी वजह से? टेम्परेचर के बदलाव होने की वजह से। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा तो ऊष्मा ज़्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले की तरफ जाती है। ठीक है? वस्तु में जब है तब इसमें ऊष्मा है कि नहीं? तो हम कहेंगे ए में जो है वो ऊष्मा नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा किसी वस्तु में नहीं होती। ऊष्मा ऊर्जा का वो हिस्सा है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। अगर मैं कहूँ कि ए ने बी को 100 जूल दिया, तो जब तक ये ए में था तब तक ये इसकी ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा। जब ये बी में चली गई तब भी ये क्या है? बी की ऊर्जा हो गई। और जब ए से बी में जा रही है उस समय ये क्या है? ऊष्मा है। तो अब आपको जाके क्लियर हुआ होगा कि ऊष्मा और ताप आपस में क्यों जुड़े हैं, या ऊष्मा खुद क्या है। ये तो क्लियर हो गया? नहीं होगा? अब थोड़ा पहले जाके इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों पे क्लियर नहीं रहोगे ना, आप आगे के क्वेश्चंस को उतना अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे जब मैं आपको कैरनॉट का इंजन और वो सब बताऊंगा। इसलिए आप समझ गए हो कि ऊष्मा क्या है, और ऊष्मा के स्थानांतरण को समझने के लिए ताप हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये दो चीज़ें समझ गए? तो अब हम लोग आते हैं ताप पे। तो ताप के बारे में हम पढ़ते हैं फिलहाल। ऊष्मा के बारे में ये तो आपको क्लियर हो गया ना। कोई अगर मान लो बच्चा आपसे पूछेगा आज के बाद, तो आप ऊष्मा को क्या बताओगे? हम ये नहीं कहेंगे कि ऊष्मा खुद में ऊर्जा है या ऊर्जा का प्रकार है। हम क्या कहेंगे? ऊष्मा एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है ऊर्जा के स्थानांतरण का। जो ऊर्जा किस वजह से स्थानांतरित होती है? ताप में परिवर्तन की वजह से। ये भी तो ऊर्जा बदली, स्थानांतरित हुई। हम गए, हमने जाके पैर से एक फुटबॉल को ठोकर मार दी, तो मेरी ऊर्जा उस फुटबॉल की गतिज ऊर्जा में बदल गई, ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। तो क्या वो ऊष्मा मैंने दी? नहीं, वो मैंने उस पर कार्य किया और कार्य से ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ये कार्य की वजह से नहीं हो रहा। ये किसकी वजह से हो रहा? ताप में अंतर की वजह से। तो ताप में अंतर की वजह से जो ऊर्जा का स्थानांतरित हिस्सा है वो जब तक स्थानांतरित हो रही तब तक क्या है? ऊष्मा है। तो ये बेसिक चीज़ है और बेसिक वर्ड मीनिंग आप नोट कर लो। अब हम लोग ताप के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो ताप कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें दिखाई दे। इसके साथ सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि ये हमें दिखाई नहीं देती। तो अब अगर ये हमें दिखाई नहीं देती तो इसको हम कैसे नापें? क्योंकि इसको नापना तो ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही बताएगी कि किस वस्तु से किस वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो टेम्परेचर को मापन करने के लिए हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्री, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। अभी तो आप बस समझे हो इन दोनों को। अब पहला चैप्टर क्या है? थर्मोमेट्री। इससे देखोगे तो एक इजी सा क्वेश्चन आता रहता है जो हमें यहाँ पढ़ना है। तो थर्मोमेट्री या ताप मापन में हम किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को लेते हैं, किसी गुण को लेते हैं।
ठीक है, ये गुण क्यों लेते हैं? तो देखो, टेम्परेचर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें दिखाई देती। मैं आपसे कहूँ बताओ ज़्यादा केले हैं कि कम, आप केलों को गिन के बता दोगे कि 1 दर्जन है कि 2 दर्जन। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज़्यादा आटा रखा है या कम आटा, आप उसके पूरे साइज को देख के या उसको तौल के बता दोगे कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम आटा है, बता सकते हो। टेम्परेचर हमें दिखता नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी फिजिक्स में हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनको भी हम मेज़र करते हैं। कैसे करते हैं? उनके लिए हम कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो हमें दिखाई दे सके और जिसमें उस वस्तु के साथ बदलाव हो रहा हो। तो जिसमें भी उस वस्तु के साथ बदलाव हो रहा होगा, उसके बदलाव को देख के हम दूसरे भौतिक राशि के बदलाव को जान जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ताप के मापन के लिए हम पदार्थ का कोई ऐसा गुण लेंगे जिसको मैं कहूँगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये पदार्थ का कोई ऐसा हम गुण लेंगे जो गुण टेम्परेचर के साथ यानी ताप के साथ बदलेगा, और उस गुण को हम मेज़र करके ये पता कर लेंगे कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ताप की जो पहली परिभाषा दी जाती है वो दी जाती है कि ये किसी के हॉटनेस या कोल्डनेस, गर्मापन या ठंडेपन की माप है। ये डेफिनेशन अब आपके लेवल पे नहीं चलेगी, क्योंकि गर्म होना या ठंडा महसूस होना सिर्फ टेम्परेचर नहीं बताता है। आप कल्पना करो कि जाड़े का मौसम था अभी, जाड़े के मौसम में आप सुबह सुबह उठ के किसी पार्क में गए हो। अगर उस समय बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बताया गया है, तो बाहर जितनी भी निर्जीव चीज़ें होंगी, सजीव के अंदर तो उनकी कोशिकाओं में ऊर्जा होती है, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या पेड़ हो या आदमी हो। ठीक है, लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं, कहीं एक सीमेंट का ब्रेंच पड़ा हुआ है या कोई पत्थर है या कोई लोहे का ब्रेंच पड़ा हुआ है। अब देखिए, जब मैं ये लोहे के ब्रेंच, पत्थर, ये सब कह रहा ना, तो इसको बस आपको विजुअलाइज करना है। आप उस कल्पना में खो जाओ कि कहीं पार्क था, उसमें कोई ब्रेंच रखी है। पार्क में ब्रेंच पे हो सकता है ब्रेंच पे बैठे लोग याद आ जाएं कुछ लोगों को, तो उन लोगों की तरफ मत जाओ, अपने दिमाग को भटकाओ मत, यहाँ पढ़ाई पे लगे रहो। 1-2 साल अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अपना दिमाग यहाँ वहाँ भटकाते रहना। तो जो ब्रेंच है, बस ब्रेंच तक रहना कि सुबह सुबह उठ के आप गए हो, 5 डिग्री टेम्परेचर था, तो जो लोहे का ब्रेंच होगा या जो पत्थर का ब्रेंच होगा, रात भर में दोनों ठंडे हो चुके हैं, दोनों का टेम्परेचर भी तो 5-5 डिग्री ही है। लेकिन जब आप दोनों ब्रेंच को जाके सुबह सुबह छूते हो, तो क्या आपको पत्थर के ब्रेंच और लोहे के ब्रेंच दोनों समान रूप से ठंडी लगेंगी? नहीं ना। पत्थर वाली की तुलना में लोहे वाली ज़्यादा ठंडी लगेगी। हाँ, तुरंत हटा दोगे वहाँ से। अभी गर्मी के मौसम में ठंडे के बारे में सोचना कितना अच्छा लग रहा है ना। तो लोहे की बेंच आपको ज़्यादा ठंडी लग रही, सीमेंट की बेंच कम ठंडी लग रही, तो आप क्या कह दोगे कि लोहे की बेंच का टेम्परेचर कम है। हमें तो पता है ना कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो सिर्फ गर्माहट या ठंडेपन की माप को हम टेम्परेचर नहीं कहते, क्योंकि वो एक रिलेटिव टर्म होता है। टेम्परेचर के मापन के लिए हमें कोई गुण लेना पड़ेगा जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। और वो गुण क्या हो सकता है? वो कोई ऐसा चीज़ लो जो टेम्परेचर के साथ बदले और जो हमें दिखाई दे। तो हम ऐसे कुछ गुण लेते हैं जो टेम्परेचर के साथ बदलते हों और हमें दिखाई दें, और उन्हीं की सहायता से हम टेम्परेचर का मापन करते हैं, जिससे हम कहते हैं तापमापी। जैसे हम कहेंगे थर्मामीटर, तो थर्मामीटर यानी तापमापी क्या है? तापमापी पदार्थ के गुण पे आधारित एक यंत्र है जो किसको मापता है? ताप को। तो अभी आपको इस गुण के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो इस गुण से जुड़ी हुई जो बातें होंगी वो मैं यहाँ लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब भी वीडियो देखने बैठो तो एक कॉपी पेन तो ले ही लो, छोटी छोटी चीज़ें होंगी उसको रोक के पॉज करके आप नोट कर लोगे, या मैं बोल रहा हूँ तो लिख लोगे। पहली चीज़ अगर देखी जाए उस पदार्थ के गुण की, जिस गुण को हमें लेना है, कि उसको देखेंगे और टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, क्योंकि यही आपके चैप्टर का पार्ट है। तो देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से बहुत सी चीज़ें बदलती हों, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पड़ोस में कोई आपके चाचा या दादाजी रहते हों जो गर्मी में ज़्यादा गुस्सा जाते हों और ठंडी में कम गुस्साते हों, होते होंगे। तो मान लो गर्मी में ज़्यादा गुस्सा रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके गुस्साने को देख के आप टेम्परेचर बता दोगे, क्योंकि गुस्साना तो मेजर नहीं कर सकते ना। तो हमें कोई गुण लेना होगा जो गुण ताप के साथ बदलेगा और उसके बदलाव को हमें देखना है। तो किस गुण को लें उसके पॉइंट आप नोट करिए। पहला, ये गुण विजिबल होना चाहिए।
टेम्परेचर भी नहीं दिख रहा, वो गुण भी नहीं दिख रहा, तो जब दिखेगा ही नहीं तो मेजर कैसे करेंगे? तो वो जो भी प्रॉपर्टी या गुण होगा वो हमें देखना चाहिए। जैसे आप थर्मामीटर लेते हो, उसमें जो मरकरी होती है, मरकरी आपको चमकीली दिखाई देती है, तो मरकरी क्या है? वो एक गुण है। किस चीज़ का गुण? पदार्थ का गुण। कौन सा गुण? ऐसा गुण जो टेम्परेचर के साथ बदले। तो वहाँ क्या बदल रहा? मरकरी की लंबाई। तो मरकरी की लंबाई का ताप के साथ परिवर्तन हो रहा, और हम मरकरी की लंबाई को देख के ताप के बारे में बता रहे। क्लियर हुआ? तो गुण में पहला गुण क्या है? वो विजिबल होना चाहिए। लिख लीजिए, गुण दिखना चाहिए। सेकंड, गुण में ताप के साथ रेखीय परिवर्तन होना चाहिए। रेखीय, इसको यूनिफॉर्म लिख सकते हो या एक समान लिख सकते हो। रेखीय या एक समान यूनिफॉर्म परिवर्तन होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म परिवर्तन क्या बिल्कुल ज़रूरी है? तो ये बिल्कुल ज़रूरी वाला पार्ट तो नहीं है, लेकिन इसके होने से हमारा थर्मामीटर अच्छा बन जाता है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो मैं एक थर्मामीटर बनाऊं, इसमें यहाँ दिखा हो 0 डिग्री, यहाँ दिया हो 10 डिग्री, यहाँ दिया है 20 डिग्री, यहाँ दिया है 30 डिग्री, ये सब बराबर लंबाई पे दिए हों। और एक थर्मामीटर आपको मैं यहाँ बना दूँ जिसमें यहाँ 0 हो, ये 10 हो, ये 20 हो, यहाँ 30 हो, यानी इसकी जो हाइट है वो बदलती जा रही। तो आप इसमें से किस थर्मामीटर को ख़रीदना पसंद करोगे? इसी वाले को, क्योंकि इसमें जो उसकी मार्किंग है वो मार्किंग एक समान है, आपके लिए चीज़ों को देखना इजी है। तो ये टेम्परेचर बदलने से इसके इस गुण में भी बदलाव एक समान हो, जिस दर से वो बढ़ रहा है वो दर एक समान रहेगी, तो आपके लिए उसको देख के टेम्परेचर के बारे में बताना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसलिए वो जो भी गुण होगा वो क्या होना चाहिए? रेखीय बदलाव होना चाहिए, यूनिफॉर्म यानी एक समान रूप से बदलाव हो। ठीक है। तीसरा, बदलाव बड़े रेंज में हो। बड़े रेंज यानी टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर के बड़े रेंज में वो बदलाव हो रहा होगा तो वो आप लोगे। जैसे मैं कह दूं कि एक गुण है वो 10 डिग्री से 80 डिग्री में ही बदल रहा, और एक गुण है जो -50 डिग्री से 180 डिग्री तक बदलाव दिखा रहा, तो आप नॉर्मली किसको लेके चलोगे? नीचे वाले को, क्योंकि ये जो भी गुण होगा ये 180 तक है। तो मान लो मैं कहूँ कि किसी ऐसे गुण को आप ले लिए हो, या किसी ऐसी चीज़ को आप टेम्परेचर के थर्मामीटर में मरकरी की जगह, ये मरकरी होता है ना, तो मरकरी की जगह तुम किसी ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो जो 80 डिग्री पे वेपराइज हो जाती है, भाप में बदल जाती है। तो अब पता चला कि आपको गर्म पानी को मापना है। ठीक है, अब आप गर्म पानी को मापने के लिए उसका यूज़ करने गए, और अगर आपके पानी का टेम्परेचर 85 डिग्री होगा तो 85 डिग्री के पहले ही वो तो उड़ गया। अब जब वो है ही नहीं तो कैसे टेम्परेचर बताएगा? इसलिए हम जो भी गुण लेंगे वो एक बड़े बदलाव में, यानी बदलाव बड़े रेंज में हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एक बड़े रेंज में वो बदलता रहे, तो बदलाव एक समान हो और बड़े रेंज में बदले। चौथा लिखिए, बदलाव की दर ज़्यादा हो। ज़्यादा होने से क्या होगा? वो उसकी बदलाव को हम आसानी से पकड़ पाएंगे। इससे हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसको मैं अभी आपसे क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा कि बदलाव की दर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सेंसिटिव थर्मामीटर बनेगा। थोड़ा भी अगर टेम्परेचर बदला तो वो चीज़ बदल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि हाँ टेम्परेचर में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। तो बदलाव की जो दर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो पांचवा लिख लीजिए, पदार्थ का गुण बड़े रेंज में उपलब्ध हो। तो पहली क्या थी? विजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? दिखना चाहिए। दूसरा क्या है? रेखीय बदलाव हम लेंगे। तीसरा क्या है? बदलाव बड़े रेंज में हो। ठीक है, किसके रे? टेम्परेचर के। चौथा क्या था? बदलाव की दर ज़्यादा हो। और पांचवा क्या है? गुण टेम्परेचर के बड़े रेंज में हमारे पास उपलब्ध रहे। तो एक तो वो गुण उपलब्ध रहे, और दूसरा उसमें बदलाव भी लगातार एक बड़े रेंज के हिस्से में हो।
इन अगर पांचों चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप डिसाइड करोगे कि हमें कौन सा थर्मामीटर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस पे हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। इन पांचों गुणों को जब आप लेके चलोगे तो आप ये निर्धारित कर पाओगे कि हमें किस प्रॉपर्टी को लेके थर्मामीटर बनाना है। जैसे जो दूसरा था, मैंने कहा कि रेखीय बदलाव हो। रेखीय बदलाव क्यों आवश्यक है? क्योंकि रेखीय होगा तो हमारी जो मार्किंग होगी वो बराबर पे होगी। तो अगर मैं आपको दे दूं ये y और x एक्सिस, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन वो देते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को आप अभी से समझते चलो। अगर इसमें मैं y एक्सिस के लंबवत लाइन खींच दूं तो ये लाइन हमें क्या बताती है? आप आगे जा रहे हो यानी x बदल रहा, और x के बदलाव के साथ y यानी कि y की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो x बदल रहा, y नहीं बदल रहा, हम लिख देते हैं y बराबर कांस्टेंट। ऐसे ही अगर मान लो मैं कोई यहाँ ऐसे लाइन खींच दूं तो ये लाइन क्या बता रही? आप ऊपर तो जा रहे, ऊपर जा रहे यानी y तो बदल रहा, लेकिन इसकी लंबाई में, x वाले आधार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये तो बराबर है। तो ये क्या है? x बराबर है तो क्या लिख देंगे? x बराबर कांस्टेंट। तो अगर आप भूल जाते होगे तो बस ये याद रखना कि जो जिसके परपेंडिकुलर होता है वो कांस्टेंट है। ये y के लंबवत है तो y कांस्टेंट, ये x के लंबवत है x कांस्टेंट। इसको लिख लेना, जो जिसके लंबवत वो चीज़ नियत है। तो क्या ऐसा कोई प्रॉपर्टी लोगे जो नियत हो? अगर नियत होगा तो वो टेम्परेचर के साथ बदलेगा ही नहीं, तो हम उसको लेके क्या करेंगे? तो हम ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। तो ऐसी नहीं लेंगे तो रेखीय बदलाव का मतलब क्या है? रेखीय बदलाव का मतलब होता है कि y और x दोनों बदलें, और किसके साथ बदलें? एक लाइन के साथ। तो हम लाइन तो खींचेंगे लेकिन ना तो y नियत होगा ना x नियत होगा, तो वो लाइन ऐसे जाएगी। तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये x हमारी प्रॉपर्टी यानी कि वो गुण है, और ये जो x एक्सिस है ये टेम्परेचर है। ठीक है, और टेम्परेचर के साथ हमारा ये जो गुण है xt ये बदल रहा। तो ये ध्यान दीजिएगा बायो और बाकी सभी लोग, ये जो लाइन का समीकरण होता है इसको हम लिखेंगे y बराबर ax प्लस बी। ठीक है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो समीकरण होता है y बराबर ax प्लस बी। इसमें b क्या होता है? ये मूल बिंदु से ये जो ऊंचाई है इसको हम कहते हैं b, और कहीं भी क्षैतिज से अगर ये लाइन खींचो और इसका ये कोण देखो, ये सारे कोण एक लाइन के लिए बराबर होंगे। ये समानांतर लाइन में ये लाइन जा रही है तो सारे कोण सेम हैं। तो ये जो a होता है ये बराबर होता है tan थीटा के, और tan थीटा को और हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये ग्राफ बना के इतनी चीज़ें नोट कर लो, क्योंकि इसी से वो कंपटीशन में क्वेश्चन में ले जा पाएंगे। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं वो सबको आती हैं। तो जब भी मैं कोई y और x पे टेम्परेचर के साथ कोई गुण दूंगा तो वो रेखीय होना चाहिए। रेखीय में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर ना हो क्योंकि वो नियत वाले हैं। ये बदलाव होना चाहिए उसमें, यानी तिरछा जाए। इसमें ये जो है ये क्या बताता है? v, और ये जो tan थीटा है, tan का थीटा, tan थीटा तो जानते होगे सब लोग, ये tan थीटा क्या बताता है? a का मान। तो ये जो tan थीटा है ना, यही बदलाव की दर है। तो पहला एक समान परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरा बदलाव की दर। मैंने एक अगली प्रॉपर्टी बताई थी कि बदलाव की दर ज्यादा हो कि कम, तो आप कहोगे कि बदलाव की दर ज्यादा होनी चाहिए, यानी tan थीटा का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। tan थीटा ज्यादा है यानी थीटा भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो जब दो प्रॉपर्टी अगर मैं दूंगा तो उसमें आप यही कहोगे कि जिसका tan थीटा ज्यादा होगा वो वाला लेंगे। लेकिन इसको रटना मत, इसको हमें समझना है क्वेश्चन के लेवल पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक कोई गुण है। ये गुण क्या है? जैसे मरकरी की लंबाई ले लो, प्रतिरोध ले लो, क्योंकि प्रतिरोध भी आप पढ़े होगे, चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बदलता है। तो यहाँ प्रतिरोध है, टेम्परेचर बदल रहे, प्रतिरोध बढ़ रहा। तो ये कोई गुण है पदार्थ का, कोई भौतिक राशि है जिसमें परिवर्तन हो रहा है। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर के साथ जब ये बदल रहा, हम इसको मेजर करेंगे और इसकी सहायता से किसको बता देंगे? ताप या टेम्परेचर को बता देंगे। तो वो गुण ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो पॉज करके, फिर आगे पढ़ते हैं। तो चलते हैं। अगर मान लो
मैं आपको ये पहला क्वेश्चन दे रहा कि हमें 4 अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दी गई हैं। आपको बताना है कि किसका हम थर्मामीटर में गुण के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। x जो है वो प्रॉपर्टी है और ये किसके साथ बदल रही, टेम्परेचर के साथ, चारों में। पहली प्रॉपर्टी ऐसे दी गई है, दूसरी ऐसे दी गई है, तीसरी सीधे जा रही, ठीक है, चौथी कुछ दूर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से किस भौतिक प्रॉपर्टी को हम थर्मामीटर के तौर पे यूज़ करें, तो आप ए और बी को यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये रेखीय परिवर्तन नहीं हो रहा। सी और डी दोनों रेखीय हैं, लेकिन देखो इसमें बदलाव की शुरुआत में दर कुछ और है। tan थीटा का मान शुरू के लिए कुछ और आएगा, बाद के लिए कुछ और आएगा। तो इसको अगर लोगे तो आपकी जो स्केल बनेगी वो शुरुआत में पास पास होंगी क्योंकि धीरे धीरे बदल रहा, बाद में स्केल दूर दूर होंगी क्योंकि तेजी से बदल रहा। तो ये एक समान यूनिफॉर्म थर्मामीटर नहीं बन पाएगा। ये क्या है, बदलाव एक समान है। हर जगह देखोगे तो क्षैतिज से जो कोण है या जो tan थीटा है वो क्या है, सेम। तो यही मैं कहता हूँ कि जो रेट होना चाहिए, रेट को हम लोग कहेंगे दर, किसकी दर, बदलाव की, बदलाव की दर। तो ये बदलाव की जो दर है ना वो क्या होनी चाहिए, एक समान, ठीक है। और ये दर किसके बराबर होगी, tan थीटा। यहाँ tan थीटा को और क्या लिख सकते हो, तो यहाँ देखो जो मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा था, y की जगह वो प्रॉपर्टी है, x की जगह टेम्परेचर है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स टी अपॉन डेल्टा टी। ये उस राशि में बदलाव है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ये क्या हो सकता है, ये प्रतिरोध हो सकता है, ये नियत आयतन का दाब हो सकता है, या नियत दाब का आयतन हो जाएगा, ये मरकरी की लंबाई हो जाएगी। अलग अलग चीज़ों पे x अलग अलग होगी, लेकिन कुल मिला के x है क्या, x एक ऐसी भौतिक राशि या भौतिक गुण है जो किसके साथ बदल रहा, ताप के साथ। तो ताप बदलेगा, ये भी बदलेगा, लेकिन वो बदलाव कैसा होना चाहिए, एक समान। ये क्वेश्चन का आंसर समझ गए। अगला क्वेश्चन, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और आप लोगों को डाउट होती है, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूं। अब मान लो दो गुण दिए होते, एक ये और एक ये, और अभी भी ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन होता है कि सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक गुण को थर्मामीटर में लें। तो आप जरा देख के बताओ, बदलाव दोनों का, इन दोनों में तो जाना ही नहीं था, इन दोनों का बदलाव एक समान है, दोनों लाइन में बदल रहे हैं, दोनों के लाइन एक ही जैसी हैं, कभी लाइन आपस में टेढ़ी मेढ़ी या बदल नहीं रही। तो बड़े रेंज के लिए वो बदलाव हो रहा, जो मैंने पॉइंट थर्ड और फोर्थ लिखवाया था कि बदलाव एक बड़े रेंज में होना चाहिए, तो वो बड़े रेंज के लिए भी हो रहा। अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में किसको प्रेफर करोगे, तो ये बदलाव किसमें x तेजी से बदल रहा, इसमें टेम्परेचर के साथ x धीरे धीरे बदला है, इसमें x तेजी से बदला है। तो जब x तेजी से बदलेगा तो उसको आप जल्दी मेजर कर लोगे, या टेम्परेचर में बहुत थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा, बहुत थोड़ा सा, तो भी उसके सापेक्षिक जो x का बदलाव होगा वो आप आसानी से देख लोगे। तो अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो आप ये कहोगे कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। ये ज़्यादा होगा तो थर्मामीटर की सेंसिटिविटी, TIVI सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा आसानी से छोटे बदलाव को भी दिखा देता है। तो ये जिसका ज़्यादा होगा वही अच्छा थर्मामीटर। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर यहाँ x होगा और यहाँ t होगा तो जिसका थीटा ज़्यादा वो अच्छा थर्मामीटर, जिसका थीटा ज़्यादा वो अच्छा थर्मामीटर, ठीक है। अब एक बार कंपटीशन में वो क्वेश्चन दे चुके हैं, उन्होंने बस किया क्या था कि यहाँ T दे दिया था और यहाँ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दे दी थी कि ये वो बदलाव का गुण है और यहाँ टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर मैंने x पे दिया वो y पे, और जो गुण y पे था वो कहाँ आ गया, x पे। अब बताओ इन दोनों में से किसको चूज किया जाए, 1 को या 2 को। आप 1 मिनट सोचो और सोच के बताओ, पॉज करके।
ये जो कोण होता है, ये कोण तो हम देख के सीधे बता सकते हैं ना कि 1 की तुलना में 2 का कोण ज़्यादा है। यानी इतना तो आप कह सकते हो θ2 बड़ा है θ1 से। ठीक है, 90 डिग्री से कम होने पे जिसका थीटा बड़ा होगा उसका tan थीटा भी बड़ा होता है। 0 से 90 तक सबको tan थीटा का मान याद है। साइन कॉस tan के मान तो सबको रटे होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि tan θ2 बड़ा है किसके, tan θ1 के। जिसका कोण ज़्यादा उसका tan थीटा ज़्यादा। tan थीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ये देखो इनके नाम बदल सकते हैं। tan थीटा में बस ये याद रखना y वाले का चेंज बटे x वाले का चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है चेंज। ये उसके मान के बदलाव को दिखाता है, मान का बदलाव, उसके मान के बदलाव को दिखाता है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें tan थीटा बताओ तो हम लिखेंगे डेल्टा t बटे डेल्टा x। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि डेल्टा t बटे डेल्टा x2 बड़ा है डेल्टा t बटे डेल्टा x1 के। समझ में आया। अब अच्छे थर्मामीटर में ये बड़ा होना चाहिए या डेल्टा x बाई डेल्टा t। टेम्परेचर के कम परिवर्तन पे गुण में ज़्यादा परिवर्तन होगा तो हमारे लिए मापन आसान होगा, ये बड़ा होना चाहिए। अगर डेल्टा t बाई डेल्टा x 2 का बड़ा है, यानी उल्टा कर दिया जाए, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t किसका बड़ा होगा। अगर उल्टा करोगे तो ये जिसका छोटा है वो उसका बड़ा हो जाएगा। यानी अगर मैं उल्टा करके पूछूं तो जब उल्टा कर दोगे तो यहाँ जो बड़ा है वो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, छोटा। यानी डेल्टा x बाई डेल्टा t किसका बड़ा हुआ, 1 का कि 2 का, 1 का। तो ये मत समझना कि बस कोण देखे और आंसर फटक से बता दिए। कोण सिर्फ नहीं देखना है, हम कोण के साथ ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर कहाँ दिया है, x कहाँ दिया है। यहाँ पे x अगर y पे था तो कोण बड़ा होने का मतलब x में बदलाव ज़्यादा हो रहा। यहाँ कोण बड़ा होने का मतलब t में बदलाव ज़्यादा हो रहा। हमें t में ज़्यादा नहीं करना है, t में कम हो, x में ज़्यादा हो। समझ गए। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप आसानी से कर दोगे। थर्मामीटर की प्रॉपर्टी रेखीय होनी चाहिए परिवर्तन में, और रेखीय में कम हो कि ज़्यादा हो। तो अगर एक्स वाई एक्सेस पे होगा तो ज़्यादा, अगर टी वाई एक्सेस पे होगा तो कम वाले को हम थर्मामीटर में लेंगे। क्योंकि हमें t को ज़्यादा नहीं करना है, हमें डेल्टा x बाई डेल्टा t को ज़्यादा करना है। ये कम रहे ये ज़्यादा रहे तो बढ़िया थर्मामीटर बनेगा, वो थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो चलते हैं आगे। अब हमें ये समझ में आ गया कि रेखीय परिवर्तन वाले गुण को लेना है। अब ये जो रेखीय परिवर्तन है, मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन खींचो तो ये बताओ उस लाइन में मापन के लिए हमारे पास कोई नाम या कोई नंबर तो होना चाहिए ना, कि हम यहाँ से मापन शुरू करेंगे। तो मान लो किसी एक बिंदु को मैं कुछ मान के कुछ अपना नाम दे दूं कि चलो मरकरी की इतनी लंबाई रहेगी, इस लंबाई को हम इतना टेम्परेचर कहेंगे। मान लो तुम अपने नाम से एक थर्मामीटर बनाने जा रहे हो और तुमने मरकरी थर्मामीटर की लंबाई को अपना गुण माना है, तो तुम उसकी लंबाई को देख के अपना थर्मामीटर बनाने गए। जैसे डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, तुम एक अपना थर्मामीटर अपने नाम से सब लोग बनाओ और समझो कि थर्मामीटर के बनाने में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर हमें एक थर्मामीटर बनाना है तो कुछ ना कुछ किसी मरकरी की लंबाई को कुछ नंबर दोगे। तो अगर मैं एक मरकरी की लंबाई को एक टेम्परेचर का नंबर दे देता हूँ, यानी एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ, तो इससे बताओ कितनी लाइन जा सकती हैं। इससे तो अनंत लाइनें गुजर सकती हैं, और तुम्हें तो सिर्फ एक लाइन खींचनी है ना, क्योंकि तुम्हारा थर्मामीटर ये लाइन ये रेखीय गुण हो। तो एक बिंदु होता तो अनंत लाइनें जा सकती थी, और हमें एक लाइन खींचनी है। तो उस लाइन के लिए सोचा गया, तो ये समझ में आया कि हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। यानी अगर तुम एक थर्मामीटर बनाने जा रहे हो तो तुम्हारे गुण का टेम्परेचर के साथ बदलाव एक लाइन से दिखाना चाहिए, और ये लाइन नियत होनी चाहिए, और एक नियत लाइन खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। अगर एक बिंदु बस ले लेंगे तो कहीं लाइन कहीं और जाएगी, किसी और जगह पे लाइन कहीं और जाएगी, तो हमारा थर्मामीटर पूरे दुनिया के लिए निश्चित नहीं बन पाएगा। अगर एक निश्चित थर्मामीटर बनाना चाहते हो तो तुम्हारी लाइन भी निश्चित होनी चाहिए, और लाइन निश्चित कब हो पाएगी, एक बिंदु के केस में कि 2 के केस में। अगर आप 2 बिंदु बता दोगे तो 2 बिंदुओं से जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन होगी।
और यही लाइन दुनिया में हर जगह रहेगी। और अगर सिर्फ एक बिंदु दे के बोल दोगे ना कि ये वाला बिंदु है, यहीं से मेरी लाइन जाएगी, मेरे थर्मामीटर की लाइन यहीं से जाएगी, यहाँ से तो कोई कहीं ले जाएगा, दूसरा कहीं और ले जाएगा, तो ऐसे में आपका थर्मामीटर निश्चित तो नहीं बन पाया। तो एक थर्मामीटर एक निश्चित लाइन पे काम करे, इसके लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2। तो ये 2 बिंदु हमने क्या लिए? हम वो बिंदु चुने जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हों। तो एक को हम लोगों ने नाम दिया आइस पॉइंट, आइस पॉइंट मतलब गलनांक, और दूसरे को हमने नाम दिया स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट को आप लोग कहते हो क्वथनांक। मैं इसके लिए लो वर्ड लिखूंगा यानी टी लो, इसके लिए हाई यानी टी एच। ये मेरी मार्किंग होगी कि आइस पॉइंट मतलब लो वाला, स्टीम पॉइंट मतलब हाई वाला। तो हर जगह 2 निश्चित बिंदु जो हमें लेने थे, क्योंकि एक नियत लाइन के लिए कितने बिंदु होने चाहिए? 2। वो 2 बिंदु यही आए, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, और इनको हम कुछ नाम दे देंगे। अब ये जो नाम होंगे ना, जिसको मैं TL और TH कह रहा, ये आप अपने थर्मामीटर में अपने मन से जो नंबर आपको बढ़िया लगे वो दे सकते हो। इसको भी कुछ मान लो, 0, 2, 5, 100, -5, कुछ भी, इसको भी कुछ मान लो, क्योंकि यही दोनों के बीच में आपका थर्मामीटर बनने वाला है। तो ये दोनों तो निश्चित हैं कि पानी कब बर्फ में बदलेगा, यानी बर्फ कब पानी में बदलेगा वो गलनांक, और दूसरा पानी कब भाप में बदलेगा वो क्वथनांक। ये दोनों निश्चित प्रक्रिया में होते हैं। उस प्रक्रिया के समय आपने अपने थर्मामीटर को कुछ ना कुछ नंबर दे दिया है, ठीक है। तो इसमें जो फेमस थर्मामीटर है वो मैं यहाँ नोट कर दे रहा 4-5, क्योंकि इन पे वो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग जनरल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 आप नोट कर लो कि हर थर्मामीटर में आइस पॉइंट को कितना नंबर दिया गया, स्टीम पॉइंट को क्या नंबर दिया गया, और अपने थर्मामीटर में आप अपने मन से कोई नंबर मान लेना, ठीक है। ये 5 नाम है, ये 5वां उधर नहीं आ पाया तो मैं इधर लिख लिया हूँ। ये 3 12th लेवल तक आपको आने चाहिए, ये चौथा और ये 5वां ये कंपटीशन के लिए आपको आने चाहिए। तो 5 स्केल में लो और हाई हम लोग लेते हैं। अब आपसे कोई भी बच्चा अगर पूछेगा 11वीं या 12वीं क्लास का कि हम लोग 2 बिंदु क्यों लेते हैं, तो आप उसको समझा सकते हो ना। एक बिंदु से हजारों लाइनें जा सकती थी, लेकिन हमें एक निश्चित थर्मामीटर बनाना था और निश्चित करने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होते थे, इसलिए हमने 2 बिंदु लिए हैं। और इन दोनों बिंदुओं पे हम अपने गुण को कुछ न कुछ मापेंगे, लेकिन गुण पे बाद में आओगे। पहले आप थर्मामीटर को नंबर दो कि हम इतना माने हैं। तो सेल्सियस ने क्या कहा? उन्होंने लो टेम्परेचर यानी जब बर्फ गली उसको उन्होंने 0 नंबर दिया, और जब पानी भाप में बदला उसको उन्होंने 100 नंबर दिया। तो ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ने क्या किया? उन्होंने इसको नाम दिया 32 और इसको नाम दिया 212। सबके नंबर अलग अलग हैं, सबकी प्रोसेस अलग होगी। ये फ़ारेनहाइट यानी डिग्री F नाम से बना। केल्विन ने क्या किया? उन्होंने 0 को नाम दिया 273.15, इसमें डिग्री नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। और ये हो गया 373.15। ये 1.5 वाला नंबर भी याद रखना कि 1.5 होता है। रीमर जो थे उन्होंने 0 पे तो सेल्सियस को कॉपी किया, लेकिन जो सेल्सियस का 100 था उसको ये 80 माने। यानी भाप कितने पे बदलता है, यानी पानी कितने पे भाप में बदलता है? तो सेल्सियस कहेंगे 100 डिग्री पे, फ़ारेनहाइट कहेंगे 212 फ़ारेनहाइट पे, रीमर कहेंगे 80 डिग्री रीमर पे। अब आए लास्ट में रैंकिन। रैंकिन सबसे लास्ट में बना हुआ थर्मामीटर है, उसकी जो रीडिंग होती है वो भी आपसे वो पूछ चुके हैं 1-2 एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिए। ये है 491.67 और ये है 671.67 RN। तो ये सबके लो टेम्परेचर हैं, ये सबके हाई हैं। तो देखो अब क्या है, सेल्सियस में कितने खाने, ये खाना वाला खाना नहीं है, कितने खाने या कितने डिवीज़न, मैं ऐसे इंग्लिश में बोलता हूँ, कितने डिवीज़न है तो 100। फ़ारेनहाइट में कितने हैं? 180। केल्विन में कितने हैं? 100। रीमर में कितने हैं? 80। रैंकिन में कितने हैं? 180। तो देखो
केल्विन को देखोगे तो केल्विन और सेल्सियस के खाने सेम थे, ठीक है। रैंकिन के जो खाने हैं वो किससे मिल रहे हैं, फ़ारेनहाइट से। इन दोनों में कितने हैं, 180 180, सेल्सियस और केल्विन में कितने हैं, 100 100। रीमर तो अपना अलग थे, वो 80 खाने में ही अपना काम निपटा दिए हैं। एक चीज़ याद रखना कि इन दोनों में, बाकी सब में एक का टेम्परेचर दूसरे के अलग टेम्परेचर के बराबर होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे, लेकिन रैंकिन स्केल और केल्विन स्केल ये अलग से आप नोट करना, इनको हम ज़ीरो स्केल कहते हैं या एब्सोल्यूट स्केल। आप कहते हो ना आदर्श गैस स्केल, आदर्श गैस स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि 0 केल्विन और 0 रैंकिन ये दोनों आपस में सेम पॉइंट पे आते हैं। जितने पे 0 का रैंकिन आएगा उतने पे केल्विन का। दोनों के नंबर अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि ये 180 खाने से चलते हैं, ये 100 खाने से चलते हैं, तो दोनों की मार्किंग स्केल तो अलग अलग होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि केल्विन और रैंकिन के 0 बताओ तो वो 0 सेम है, वही एब्सोल्यूट 0 जो आदर्श 0 कहलाता है। जिस ताप पे जाके किसी आदर्श गैस का आयतन शून्य हो जाता है, उसके अणुओं का वेग शून्य हो जाता है, वो टेम्परेचर ही क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन हो या 0 रैंकिन हो, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आप पहले नोट कर लो कि याद करने से रिलेटेड क्वेश्चन है किसमें कितने खाने होते हैं, खाने यानी डिवीजन, तो कितने डिवीजन होते हैं या कितनी लो हाई स्केल होती है वो आप बता दोगे। तो एक हम लोग भी अपनी स्केल मान लें, ठीक है। हम क्या माने, इस रैंकिन को मैं मिटा देता हूं, ये लो हाई तो आप समझ ही गए हो, इसकी जगह मान लो मैं ले लेता हूं मोदी स्केल। यहाँ हम लोग पॉलिटिकल नहीं होंगे, ऐसे ही कोई कॉमन नाम लेना था, मुझे लगा अपना नाम क्यों लो, चलो मोदी जी का ले लेते हैं। तो मोदी स्केल में मैं मान लेता हूँ कि 0 छोड़ो, 0 नंबर क्या दिया जाए इनको हम दे देते हैं लोअर वाले को 50 m, ठीक है, और हायर वाले को मैं दे देता हूँ 120 m। यानी ये जब पानी बर्फ में जमेगा उसको 50 m कहेंगे, और जब पानी भाप में बदलेगा उसको 120 m कहेंगे। तो ये हमारी एक स्केल होगी जो इन सारी स्केल से अलग है, ठीक है। तो अब अगर इन सारी स्केल में से आप एक स्केल को चुन लिए हो और उस स्केल को आपको थर्मामीटर में बनाना है, तो पहला काम स्केलिंग का हो गया। दूसरा काम जो होगा, ये आप नोट कर लिए रहना, 50 120 में भूल जाऊंगा तो बाद में आप अपने हिसाब से क्वेश्चन में यूज करोगे। दूसरा काम होगा वो प्रॉपर्टी x का, कि x क्या ले, x कोई ना कोई प्रॉपर्टी है और ये x टेम्परेचर के साथ बदलेगी। तो आप क्या करो, आप एक ग्राफ बनाओगे जहाँ यहाँ टेम्परेचर लेंगे, यहाँ x लेंगे और अपने 2 बिंदु लेंगे। तो जो हम 2 बिंदु लेंगे उसमें पहले आएगा TL, बाद में आएगा TH, यानी आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। इनको जो भी नंबर दिए होंगे, अगर रीमर होंगे तो 0 80, सेल्सियस होंगे 0 100, कुछ ना कुछ दिए होंगे। 0 डिग्री पे आपके थर्मामीटर की प्रॉपर्टी का जो मान होगा वो यहाँ लिख लोगे, ये है XL। टेम्परेचर बदलने पे इसमें बदलाव होके जो मान बढ़ के आया होगा वो मैं मान लेता हूँ XH। तो आप ये ग्राफ बना लो कि आप पे क्वेश्चन आए तो आप सीधे बता सको। लो वाले के करस्पॉन्डिंग मान XL है, हाई वाले के करस्पॉन्डिंग मान XH है, ठीक है, बना लिए। अब अगर मैं कहूँ कि किसी समय प्रॉपर्टी का मान XT था, XL और XH आपके पास हैं, XT था, XT आपको दिखाई दे रहा था, ये विजिबल था, आप इसका मान निकाल चुके हो। जैसे मरकरी की हाइट होगी, आप हाइट देख लिए हो, रेजिस्टेंस होगा प्रतिरोध, आप प्रतिरोध का मापन कर लिए हो। मैं आपसे पूछूं कि XT के सापेक्ष वाला हमें ताप बताओ कि वो टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या करोगे,
आपको क्या क्या पता था? TL XL पता था, TH XH पता था। ये ग्राफ एक बार कॉपी में बना लो और तब उस कॉपी को देखते हुए मेरे साथ चलना। TL TH किसने बताया था? ये एक टेम्परेचर स्केल हमने बनाई, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रीमर, रैंकिन, मोदी जी, जो भी स्केल आप अपनी स्केल अपने नाम से बनाए हो, उसमें इनको कुछ नंबर दिए हो, वो बन गया। उसके बाद हमने क्या किया? हमने मरकरी की लंबाई या नियत आयतन पे दाब या नियत दाब पे आयतन या प्रतिरोध, किसी गुण को लिया और गुण को पहले लो टेम्परेचर पे मापा, फिर हाई टेम्परेचर पे मापा और दोनों को लिखा। इतना क्लियर है? अब किसी समय हमारे घर में उस x का मान xt आया है और हम पता करना चाहते हैं कि xt के सापेक्ष में कितना ताप अभी घर में है। तो देखो यहाँ ध्यान से देखा जाए, ये जो लाइन जा रही थी, इस लाइन का जो कोण थीटा था वो तो हर जगह सेम था ना, हर जगह थीटा सेम था। तो ये जो tan थीटा है, ये मैं कहूँ कि ये एक छोटा वाला ट्रायंगल लो और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो, तो दोनों ट्रायंगल का ये कोण अगर बराबर है तो दोनों के लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लंब होता है, तो ये भी लंब बटे आधार, ये भी लंब बटे आधार होगा, ये बटे ये बटे ये, क्योंकि दोनों एक ही तरह के ट्रायंगल हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ये हाइट कितनी है, तो देखो ये पूरा कितना था? xt, ये xt था, ये कितना है? xl, तो xt में से xl घटा दोगे तो ये मिलेगा, यानी ये क्या है? ये है xt माइनस xl, ये क्या है? ये है t माइनस TL। अब यहाँ आते हैं, ये कितना था? xh, और ये कितना है? xl, तो ये पूरी हाइट क्या होगी? तो कहोगे xh माइनस xl। ये पूरा बेस क्या होगा? तो TH से कहाँ आए हो? TL, तो इसको हम लिख देंगे TH माइनस TL। ये दोनों अपने कॉपी में आप नोट कर लो। तो अगर मैं कह रहा कि tan थीटा का मान बताओ, क्योंकि tan थीटा ही दर थी और मैंने बताया था दर क्या होनी चाहिए? एक समान। तो यहाँ होगा लंब बटे आधार, यानी क्या हुआ? xt माइनस xl अपॉन t माइनस TL। दूसरा बड़े वाले का लंब बटे आधार करोगे तो ये होगा xh माइनस xl अपॉन th माइनस TL होगा। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो दोनों tt एक साथ लेते हैं और दोनों x, तो हमें क्या मिला? xt माइनस xl अपॉन xh माइनस xl इज इक्वल टू t माइनस TL अपॉन TH माइनस TL। ये आपका पहला फार्मूला है जो आप मेरे से पढ़ रहे हो। X प्रॉपर्टी होगा, उसका मान दिया होगा, T टेम्परेचर स्केल का मान होगा, हर टेम्परेचर स्केल के लिए TL और TH अलग अलग होंगे, और आपको गुण का मान देके टेम्परेचर के बारे में पूछेंगे। तो ये लिखो और आप याद ऐसे करो कि दोनों में लो वाला बाद में है, लो घटाया जाता है किससे किससे? पहले अननोन से, इसको हम क्या कहेंगे? अननोन, और नीचे किससे? हाई वाले से। यानी क्या कहोगे आप मन में ऐसे, कान आंख बंद करके मेरी बात सुनो, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो, और बस इस चीज को याद करो 3 बार, बस यही बोलो, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। यही करना है x में भी, यही करना है t में भी। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधे क्वेश्चन कर लोगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, और हम क्वेश्चन पहले करते हैं डिग्री सेल्सियस पे। तो मैं ये कह रहा कि किसी का प्रतिरोध जो है उसका लो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मान है वो दिया गया है 5 ओम, और हाई टेम्परेचर RL का मान 5 ओम है, RH यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो मान है वो दिया गया है 12 ओम। अगर रेजिस्टेंस का मान 9 ओम है तो टेम्परेचर बताओ। ये क्वेश्चन लिखिए। लो टेम्परेचर यानी आइस पॉइंट, वो कई जगह लो ना देके आइस नाम देंगे, तो ये नाम याद रखना। आइस पॉइंट पे प्रतिरोध 5 ओम था, स्टीम पॉइंट पे प्रतिरोध 12 ओम था। यदि प्रतिरोध का मान 9 ओम है तो टेम्परेचर बताइए।
ठीक है, हमें क्या करना है, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो, यही ले जाना है। और किसके साथ, उन्होंने डिग्री सेल्सियस की बात की है तो डिग्री सेल्सियस के साथ करेंगे। तो पहले एक्स का लेते हैं, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू क्या थी, 9। तो हम क्या लिखेंगे, आर टी माइनस आर एल अपॉन आर एच माइनस आर एल। और इधर क्या होगा, इधर क्या रहेगा, टी माइनस टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल। तो अब मान रखो, आर टी यानी जो टेम्परेचर हमें चाहिए उसका मान कितना है, 9। 9 में से लो वाले को घटाना है कितना, 5 बटे आर एच कितना था, 12 माइनस लो कितना था, 5। जो भी उस प्रॉपर्टी का प्रतिरोध लिए हो तो प्रतिरोध होगा, मरकरी होता मरकरी की लंबाई होती 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, जो दिया होता उसका मान कौन कौन सा जो निकालना है, माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। लो मतलब आइस पॉइंट, हाई मतलब स्टीम पॉइंट, ये लिख लिए। टेम्परेचर के साइड लिखो। अब टेम्परेचर में देखोगे किस स्केल में पूछा गया है, वो अगर पूछे हैं डिग्री सेल्सियस, कई बार ये 0 से 100 वो देंगे नहीं, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। वो कहेंगे कि 9 ओम के करेस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताओ। तो जब डिग्री सेल्सियस में पूछेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आप लिखोगे टी माइनस टी एल। डिग्री सेल्सियस का टी एल क्या था, 0 अपॉन टी एच कितना था, 100 माइनस 0। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे अगर कह देता कि मोदी स्केल पे टेम्परेचर बताओ, तो अगर हमें इसी क्वेश्चन पे वो कहे होते कि मोदी स्केल पे टेम्परेचर बताओ, तो ये जो बाएं तरफ है ना, ये यही रहता क्या, 9 माइनस 5 अपॉन 12 माइनस 5। अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। लो मतलब आइस पॉइंट, हाई मतलब स्टीम पॉइंट, गलनांक क्वथनांक, और ये अननोन। मोदी जी वाले स्केल में अगर मैं टेम्परेचर m मान लेता हूं तो m माइनस लो कितना माने थे, 50 अपॉन हाई कितना था, 120 माइनस 50। तो इसको सॉल्व करोगे तो मोदी स्केल का टेम्परेचर आएगा, इसको सॉल्व करोगे डिग्री सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर आएगा। समझ में आया। तो ये जो है इसको सीधे रखो और आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसको नोट कर लीजिए और आप बताइएगा, खुद से निकालिएगा कि इससे टी का मान कितना आ रहा और ये मोदी स्केल से भी टेम्परेचर कितना आ रहा। ये है पहला क्वेश्चन। अब इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का जो मान है वो दिया गया है 6.74 ओम। स्टीम पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्वेश्चन में दिया है 7.74 ओम। तो आपको बताना है कि यदि प्रतिरोध का मान 6.53 ओम है तो टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शंस दिए थे -21 डिग्री सेल्सियस, बी एक आया हुआ क्वेश्चन, मैं ऑप्शन के साथ आपको बता रहा हूँ। बी था 30 डिग्री सेल्सियस, सी 21 डिग्री सेल्सियस, डी 80 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो या बताओ कौन सा ऑप्शन हम लोग चूज करें, पॉज करके। कर लिए, तो चलो देखते हैं। इसको देखा जाए अगर तो अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो, रेजिस्टेंस हो, टेम्परेचर हो, कोई स्केल हो, वो लिखना हमें आ गया है। अगर मैं आपसे कहूँ देखो 0 का मान अगर 6.74 था, 100 का 7.74 यानी ये बढ़ रहा था, ये प्रॉपर्टी बढ़ रही थी। आपको कितना दिया है 6.53, 6.74 से भी छोटा है ना। तो अगर ये रेजिस्टेंस इससे भी छोटा है यानी जो इसके सापेक्षिक जो ताप होगा वो ताप भी 0 से छोटा होगा। सोचिए भाई, इतने पे इतना है, 7.74 पे 100 हुआ था यानी बढ़ रहा था, तो आप तो 0.53 लिखे हो, ये तो छोटा टेम्परेचर है इससे भी, यानी टेम्परेचर भी 0 से छोटा होगा। आपको 0 से छोटे टेम्परेचर कितने मिले, सिर्फ एक। तो क्या इस क्वेश्चन को वाकई आपको सॉल्व करने की ज़रूरत थी।
तो ये चीज़ें ना हमेशा जब आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझ चुके हो, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शन भी देखिए। कई बार क्वेश्चन जरूरी नहीं होता कि आपका टाइम बर्बाद करे। भाई 0 से छोटा जब एक ही नेगेटिव था तो एक ही होता। अगर मैं आपको दे देता दो नेगेटिव, मान लो मैं दे देता -51 और -21, तो अब मैं सीधे देख के ना बता पाऊँ। मुझे पता है कि 0 से छोटा होना था और 0 से छोटे तो दो मान है, तो फिर हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्या हम लिखेंगे? अननोन मतलब 6.53 माइनस लो वाला 6.74 अपॉन हाई माइनस लो 7.74 माइनस 6.74। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई, सारी डिग्री आ गई, लेकिन राइटिंग वैसी की वैसी ही है। शुक्र मनाओ कि हम डॉक्टर नहीं बने, वरना इससे भी बर्बाद होती। खैर चलते हैं। तो देखो, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। कई बार बच्चे ये करते हैं कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करने लगते हैं, वो नहीं करना है। हमेशा जो अननोन दिया होगा उसी में से लो को माइनस करोगे। इधर आए तो हमें क्या लिखना है? हमें टी निकालना है। टी माइनस लो, सेल्सियस का लो क्या होता है? 0 अपॉन हाई क्या होता है? 100, लो क्या होता है? 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको जब डिफरेंस लोगे 74 माइनस 53 क्या होता है? 21। लेकिन इसमें से उसको माइनस करें तो क्या होगा? ये -0.21 अपॉन 1। इधर आए तो क्या आया? t अपॉन 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो t की वैल्यू क्या आई? -21 डिग्री सेल्सियस। अगर ये वाला टेम्परेचर भी मैं आपसे मोदी स्केल पे पूछा होता कि इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग मोदी स्केल पे टेम्परेचर बताओ, तो उस स्केल पे हम क्या लिखते हैं कि यही चीज़ बराबर हो जाती m-50 अपॉन 120 -50, और हम इसके साथ इसको सॉल्व कर लेते। अब उसको भूल जाते, इसको सॉल्व कर लोगे, आपको इस प्रतिरोध के सापेक्ष मोदी स्केल का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो अब ये बताओ, पहले इसको आप नोट कर लो। अब ये बताओ, अगर मैं इसमें से बीच के इसको हटा दूं तो आप सीधे सेल्सियस स्केल को मोदी स्केल से तुलना कर सकते हो कि नहीं? कि अगर वो मुझे दे दे कि एक स्केल में ये टेम्परेचर है, दूसरे स्केल का टेम्परेचर बताओ, तो प्रॉपर्टी तो वही थी। किसी स्केल पे कुछ लो हाई अलग था, दूसरे स्केल का लो हाई अलग था। तो अगर मैं प्रॉपर्टी हटा के मैं सीधे कहूँ कि हमारे पास दो थर्मामीटर हैं, अब आप प्रॉपर्टी थर्मामीटर नहीं, दो थर्मामीटर पढ़ रहे हो, तो कह सकते हो कि ए थर्मामीटर में एक्स ए माइनस एक्स लो अपॉन एक्स हाई माइनस एक्स लो, ये बराबर हो जाएगा वाई बी माइनस वाई लो अपॉन वाई हाई माइनस वाई लो के। और इससे आप किसी भी एक थर्मामीटर को किस में चेंज कर सकते हो? दूसरे थर्मामीटर में। तो ये दो थर्मामीटर के बीच गुण है, अभी भी वही है, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। तो इस फार्मूले को भी आप नोट करिए, ये लिखते हुए कि एक थर्मामीटर को दूसरे थर्मामीटर में कैसे बदलें। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आप इस क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस रीमर स्केल पे कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस इन रीमर स्केल, ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रीमर स्केल पे किस ताप के बराबर होगा? तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको रीमर स्केल पता होगी। तो हमारे कंट्री में कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जिसमें वो उन्हें लगता है कि नॉर्मल स्केल पे हम क्यों क्वेश्चन दे, बच्चों को ये आता है कि नहीं, तो वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं करते। उनकी बदमाशी ये हो जाती है, वो फालतू के स्केल दे देते हैं। आप कॉन्सेप्ट के लेवल पे जितना डिफिकल्ट करना है करो। अब रीमर स्केल तो ऐसा हो गया कि अगर हमें जनरल नॉलेज है तो हम कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, भले हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आता हो। तो ऐसे भी कुछ एग्जामों से आपका पाला पड़ जाएगा। नीट के सिलेबस में रीमर स्केल है, वो रीमर पे क्वेश्चन दे चुके हैं, जेईई मेन में रीमर स्केल नहीं है। तो चलते हैं। अगर मैं बोला होता कि किसी भी स्केल में करो तो हमें किसकी किसकी तुलना करनी है? डिग्री सेल्सियस की और रीमर की। 40 को मैं रीमर में बदल रहा, तो देखिए 40 को रीमर में बदलना है तो क्या लिखेंगे? 40 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। रीमर में क्या होगा? R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, क्योंकि उसका 0 0 भले सेम था, इसका हाई 100 होता है, उसका हाई 80 होता है। तो ये क्या आया? ये आया 4 अपॉन 10 इज इक्वल टू R अपॉन 80।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये ऊपर जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आई 32 रीमर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस कितने रीमर के इक्वल है 32 रीमर के। वैसे क्वेश्चन कर लोगे। इसी में कहीं कहीं ये नोट कर लेना पॉज करके, कहीं कहीं वो आपसे टेम्परेचर ना पूछ के टेम्परेचर का चेंज पूछेंगे। तो तीसरा फार्मूला लिखिए टेम्परेचर चेंज। पहला था प्रॉपर्टी टेम्परेचर, दूसरा था दो अलग अलग थर्मामीटर, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ भी याद रखना कि डेल्टा टी ए अपॉन टी ए हाई माइनस टी ए लो इक्वल होगा डेल्टा टी बी अपॉन टी बी हाई माइनस टी बी लो के। यानी चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी वही है, बस लो की जगह चेंज ले लिए हो। तो इसमें जो चेंज होगा और बी का जो चेंज होगा वो उसी हिसाब से होगा कि ऊपर लिखो चेंज, नीचे लिखो हाई माइनस लो। होता था ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी का जो मैंने ये लाइन बनाई थी उसीलिए मैंने कहा था कि लाइन आप बना लीजिएगा। ए स्केल के परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बी का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों क्या होने चाहिए सेम। तो इससे आप निकाल सकते हो। जैसे एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन लिख लीजिए, तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन समान है परिवर्तन के। मैं एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन देख के बता रहा। एक ऑप्शन दिया है 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन की लाइन आप ध्यान देना, तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन समान है परिवर्तन के, और उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, ये सेल्सियस नहीं है, ये भी फ़ारेनहाइट है। तो सेल्सियस में कितना हमें परिवर्तन दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस का, और पूछा गया है इसके समान है। तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे ये है कौन सी स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल पे चलते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में अगर हम ऐसे लिखना चाहेंगे तो सेल्सियस वाला कहेगा 25/100 माइनस 0, ये बराबर होगा इधर फ़ारेनहाइट का चेंज जो निकालना है अपॉन कितना 212 माइनस 32। ये डिफरेंस लेना है, तो ये डिफरेंस ही वो खाने हैं जो डिवीजन थे। हाई माइनस लो ही क्या था डिवीजन, तो इसमें 212 माइनस 32 करोगे तो कितना होगा 180। तो 180 लिखो, 180 बेसिकली है क्या हाई माइनस लो का मान है। तो इधर 100 इधर 180, ये 25, डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल लोगे, हो जाएगा। कितना आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 25 इंटू 18 अपॉन 10, ये 2 ये 5, 2 से ये 9, तो कितना आया 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो तीन पढ़े, प्रॉपर्टी का टेम्परेचर, दूसरा दो अलग अलग थर्मामीटर के टेम्परेचर, और तीसरा दो थर्मामीटर के टेम्परेचर का चेंज। तो चेंज के साथ भी वही होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये जेईई मेन में आया हुआ है, इसको आप 1 मिनट पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो ये जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे जो प्रॉपर्टी मेरी पढ़े हो। इंग्लिश में है, अगर दिक्कत होगी तो मैं पढ़ के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। A thermometer graduated according to a linear scale। linear scale मतलब एक समान रूप से। ये linear scale जहाँ होगा ना, जो मैंने बताया था, वहीं हम ये थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं जो फार्मूले पढ़े हैं। Read a value x0 when in contact with boiling water। boiling water को यानी स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं हाई, तो हाई पे उसका मान कितना है x0। एंड x/3 when in contact with ice, यानी लो वाला जो है वो कितना है x0/3। What is temperature of an object in डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये जरूरी है, जैसे डिग्री सेल्सियस है, यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछ सकता था, रैंकिन में पूछ सकता था, तो किस स्केल में पूछा है ये, और प्रॉपर्टी का मान कितना है ये दोनों चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। डिग्री सेल्सियस, इफ दिस थर्मामीटर इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड x0/2। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे x0 वैल्यू कब है बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी जो हायर वैल्यू है जिसको हम XH मानते हैं, हायर वैल्यू कितनी दी है x0।
और कांटेक्ट विद आइस यानी कि लो वाली वैल्यू कितनी दी है, x0/3, तो हाई लो ऐसे लिख लिए। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये जो इन डिग्री सेल्सियस है ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट होता तो फ़ारेनहाइट लेते, केल्विन होता केल्विन लेते, डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस का भी लो हाई लिखेंगे कि टी हाई कितना होता है 100, टी लो कितना होता है 0। लिख लिए, क्योंकि ये दोनों x के मान और जिस स्केल पे पूछा उसका मान ये फटाफट लिख लिए हो। अब उन्होंने हमें दिया है कि x0/2 पे टेम्परेचर क्या होगा। ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है 19 में, आप सोच लीजिए। तो आपको क्या करना है, आप सीधे यूज करो, क्या लिखोगे, T माइनस TL यानी 0 अपॉन हाई माइनस लो कितना था 100। इधर क्या होगा, अब जिसका निकालना था, किस समय पता करना है, x0/2 के मान के लिए। तो ये हुआ x0/2 माइनस x0/3 लो वाला, अननोन माइनस लो अपॉन हाई माइनस लो। अब सॉल्व कर लीजिए फटाफट, x0/2 माइनस x0/3 क्या हो गया, x0/6, x0 माइनस x0/3 2x0 अपॉन 3, 3 माइनस 1 2/3, ये 3 ऊपर गया 6 नीचे आएगा, x0 से x0 कैंसिल, ये 6 नीचे और नीचे पे 3 है तो ऊपर, ये क्या हो गया, ये हो गया 3/2 इंटू 6, यही हुआ 3/12 या कितना आया 1/4। इधर क्या था T/100, तो T/100 बराबर है 1/4 के, तो T का मान क्या आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, 1 ऑप्शन। समझ गए। तो इस स्केल पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, इनको आप एक बार पढ़ के, अब इसके थर्मामीटर वाले क्वेश्चंस आप लगा सकते हो, उसमें वो कोई भी दे दे, रेजिस्टेंस दें, प्रेशर दें, वॉल्यूम दें, आपको करना यही रहेगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।